Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. My name is Nazneen Sheikh, and since you all have demanded to Hemal sir about the to start the course for BCom BMS BAF, so definitely we have come up for you all. This is the course and this is the subject foundation course which is common for your BCom BMS BAF BBI. Okay, so this is a common subject, so this is the textbook that I am referring for you all. In case if you want to purchase this textbook, definitely you can go and purchase. So today we are going to start with our foundation course. Let us just start. So basically this subject is all about the different kinds of cultures which exist into the society and how your personality overcomes as an individual when you are dealing with the societal challenges as well. So let us go through them one by one. Overview of an Indian society. So when we are talking about Indian society, see, Indian society is very diverse. Okay, it has different kind of cultures and religions which are coming together. So क्या होता है जब इतने सारे कल्चर और रिलीजन एक साथ में आते हैं, तो उसके ऊपर जो डिटेल स्टडी की गई है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी, एज आई सेड वी हैव डिफरेंट कल्चर्स इन टू द सोसाइटी. डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है. यहाँ पर किस तरीके से आपके पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है बेस्ड ऑन दी जेंडर, बेस्ड ऑन दी कास्ट, based on the religion. Then we have linguistic diversity also. बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारी कंट्री में बोली जाती है. हमने आज तक लिमिटेड लैंग्वेजेस ही सुना है, बट देर आर मोर लैंग्वेजेस विच वी हैव नेवर एवर हर्ड अबाउट. तो इस चैप्टर में हम उसके ऊपर भी पढ़ेंगे. देन वी हैव रीजनल वेरिएशंस, रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसके साथ साथ है डाइवर्सिटी एज अ डिफरेंस, कि कैसे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारी कंट्री के रिच कल्चर के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करते हैं. तो लेट अस गो थ्रू दी चैप्टर. इंडिया एज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी इज प्लूरलिस्टिक इन नेचर. प्लूरलिस्टिक का मतलब यहाँ पर बोला गया है एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप्स विद इन अ नेशन और सोसाइटी. सो देर आर मल्टीपल ग्रुप्स अवेलेबल इन टू द सोसाइटी. देर इज नॉट जस्ट वन और टू ग्रुप, और वी डू नॉट हैव एनी कॉमन रिलीजन इन इंडिया. देर आर मल्टीपल रिलीजन्स विच कम टुगेदर इन इंडिया. तो हमारी कंट्री में बहुत ही सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ रिलीजन्स है, कास्ट है, जिसको मिलकर हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी जो है वो फॉर्म हुई है. with differences in ethnic origin, cultural pattern, languages, religion, यानी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, रिलीजन है, एथनिसिटी है यहाँ पर. तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में. As we see today, it consists of several groups with different identities, that is multi-ethnic, multilingual. Multilingual का मतलब होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है. मल्टी रिलीजियस, यानी कि बहुत सारे रिलीजन है जो हमारी कंट्री में फॉलो किए जाते हैं, और बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं जो हमारी कंट्री में फॉलो किए जाते हैं. Now, it says the main characteristics of Indian culture are multilingual. As per the census report 2011, so basically here it is talking about India has 121 languages. How many languages do we have? We have 121 languages, and 270 we have 270 mother tongues. How many mother tongues do we have? That means इतनी mother tongues है. mother tongue का मतलब होता है जो भाषा हम अपने घर में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं. इफ़ यू आर स्पीकिंग एट योर प्लेस इन मराठी, गुजराती, हिंदू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू, वट एवर लैंग्वेज दैट यू हैव बिन फॉलोइंग एट योर होम, दैट बिकम्स योर मदर टंग. तो इंडिया में 121 लैंग्वेजेस है इंडिया में, एंड 271 जो है मदर टंग यूज़ की जाती है. दैट इज़ दी एज पर द सेंसस रिपोर्ट 2011. The Constitution of India has recognized 22 major official languages. Now, this is most important. It also comes as an objective. Objective question में आपको ये हर बार आता है कि इंडिया में recognized language कितनी है. रिकग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी इतनी लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया गया है, बोला गया है कि ये सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेजेस है जो इंडिया में यूज़ होती है. आउट ऑफ विच सबसे ज़्यादा बोलने वाली है हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है 43.63% लोग इसका यूज़ करते हैं, यानी इसको बोलते हैं. इट इज़ अ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज फॉलोड बाय बंगाली एंड मराठी. हिंदी के बाद हम अभी किसी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पूरी कंट्री के बारे में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है यहाँ पर? द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ हिंदी. आफ्टर दैट बंगाली इज़ फॉलोइंग हिंदी. दैट मीन्स हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है, और उसके बाद मराठी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, विच इज़ 6.86%. सो दैट इज़ हाउ परसेंटेज में डिवाइड करके बताया गया है कि सबसे पहले आता है आपका हिंदी, दैन कम्स योर बंगाली, एंड देन कम्स योर मराठी लैंग्वेज. It is estimated that there are 2,59,678 speakers in English. So इंडिया में इतने लोग हैं जो इंग्लिश के स्पीकर्स हैं, यानी इंग्लिश में बात करते हैं.
जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। कितने हैं? 2,59,678 स्पीकर्स इन इंग्लिश। यानी ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो इतने लोग इंग्लिश भाषा का यूज़ करते हैं अपने डेली कम्युनिकेशन के लिए। देन वी हैव मल्टी रिलीजन। India has no official religion but the major religions of the world are in existence in India. इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगेन दिस कैन कम एज एन ऑब्जेक्टिव। आपको एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन जब आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, उसमें पूछा जाता है इंडिया हैज़ डैश ऑफिशियल रिलीजन, तो कहीं पर नो होगा, कहीं पर हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, या फिर हिंदुइज़्म हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी हो जाएगा। अलग अलग रिलीजन्स के नाम दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है। वी अग्री कि यहाँ पर 80% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हिंदुइज्म एंड द रेस्ट ऑफ द अदर पॉपुलेशन डू एग्जिस्ट, लेकिन हिंदुइज्म इज नॉट द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन है, तो ऑफिशियल रिलीजन किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया है। बट द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जो एग्जिस्ट इंडिया में करते हैं। बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो एग्जिस्ट इंडिया में करते हैं। आउट ऑफ विच यहाँ पर दिया हुआ है कौन से रिलीजन जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी इंडिया से ही पैदा हुए, इंडिया से ही शुरू है। ऐसे कौन से रिलीजन है? तो सबसे पहले आता है आपका हिंदुइज्म, देन वी हैव योर बुद्धिज्म। पहले है आपका हिंदुइज्म, देन वी हैव बुद्धिज्म, देन वी हैव जैनिज्म एंड सिखिज्म। Again, this can be a part of your MCQ or your objective question. So Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism, these are the 4 religions which have been originated from India. Now, as per 2011 census, 79.80% of India's population follow Hinduism. So as I said, कि हमारी कंट्री में हिंदुइज्म का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कितना पॉपुलेशन है हिंदुइज्म में? 79.80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू हिंदुइज्म। अब उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में हिंदुइज्म के बाद, दैट इज फॉलोड बाय इस्लाम विच इज 14.23%. सो एट द वेरी फर्स्ट स्टेज इट इज हिंदुइज्म विच हैव अ ह्यूज मेजॉरिटी, एंड देन वी हैव द अदर माइनॉरिटीज, दैट इज इस्लाम, एंड देन वी हैव क्रिश्चियनिटी रिलीजन 2.30%. सो दिस इज़ द परसेंटेज अमाउंट कि इतना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है एंटायर इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें से 79% गोज टू हिंदुइज्म, देन वी हैव 14.23% विच गोज टू इस्लाम, एंड देन द रिमेनिंग 2.30% इज गिवन टू क्रिश्चियनिटी। सिख इज फॉलोड बाय 1.7%। सिखिज्म पॉपुलेशन, जो सिखिज्म का पॉपुलेशन है, सिख रिलीजन जो है 1.7% है ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, एंड 0.70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फॉलोड बाय बुद्धिज्म। यानी दैट इज़ हाउ दे कैलकुलेट वॉट, ये कौन से रिलीजन का परसेंटेज कितना है। हिंदुइज्म इज फर्स्ट, सेकंड वी हैव इस्लाम, थर्ड वी हैव क्रिश्चियनिटी, फोर्थ वी हैव सिखिज्म, फिफ्थ दैट वी हैव इज योर बुद्धिज्म. सो दैट इज हाउ इट इज अ मल्टी रिलीजन विच हैज़ अ different religions existing into the Indian culture. Now moving ahead with the caste system, which is also one of the important factor when we are talking about Indian society. We cannot eliminate caste factor because it does exist. Okay, caste factor or caste system, one of the striking characteristics of Indian culture is the caste system. Indian constitution schedule caste जो बनाया हुआ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो कास्ट बनाया गया है बेसिकली कितना बताया गया है, दी ऑर्डर 1950 लिस्ट 1108 कास्ट, यानी कि इतने कास्ट इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं. ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी जो है वो 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी जिसके ऊपर से लोगों को डिवाइड किया गया था. उसमें सबसे पहला आता था आपका ब्राह्मण्स, then we used to have Kshatriyas, then we used to have Vaishyas, and then last we used to have Shudras. तो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो इस तरीके से डिवाइड किया जाए. जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी थी उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था, वर्नाज, यानी बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. अब ब्राह्मण्स जो है वो हम किनको बुलाते हैं, जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, जो रिलीजन की टीचिंग्स देते हैं हमको, दे वे ब्राह्मण्स. क्षत्रियास कौन होते थे, जो रूलर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, उनको हम क्षत्रियास बुलाते थे. वैश्यस जो होते थे वो कौन होते थे, जो मनी लेंडर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, ये आपके वैश्यस में आते थे. और लास्ट में आते हैं आपके शूद्रास. शूद्रास कौन होते थे, बेसिकली जो जिनको हम लो लेवल कास्ट पे समझते थे उनको हम बेसिकली शूद्रास बोलते थे. जिनका काम जो होता था, जिनको ऑक्यूपेशन जो होता था उनको काफ़ी नीचा माना जाता था, तो दे वर शूद्रास. तो इस तरीके से ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल कि उनका काम क्या है, उसके बेसिस पे उन्होंने कास्ट सिस्टम बनाकर लोगों को क्या किया था, डिवाइड किया था. पॉपुलेशन को इस तरीके से डिवाइड किया गया था.
Now next thing that it says is each caste has its own rules and regulation. अब हर एक कास्ट जो हमने अभी 4 जो कास्ट देखी है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यस एंड शूद्रस, तो हर एक कास्ट जो होती थी उनका क्या था, दे हैड देयर ओन सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी हर कास्ट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करता था. वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, फेस्टिवल्स, यानी सब अपने अपने हिसाब से क्या होते थे, उनके कास्ट के फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे. ग्रेजुअली द कास्ट सिस्टम अंडरवेंट अ चेंज. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होते गया, ग्रेजुअली यानी कि एक टाइम के बाद ऐसा आता गया कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है. द बेसिस ऑफ बर्थ रिप्लेस्ड ऑक्यूपेशन एज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वंस कास्ट. अब अगर किसी की कास्ट का पता लगाना हो तो दैट इज बेस्ड ऑन दी बर्थ. तो बर्थ जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया. क्या, बेसिस ऑफ बर्थ रिप्लेस्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि पहले हम जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी जो डिवाइड करती थी कास्ट को, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट वाज बेस्ड ऑन दी ऑक्यूपेशन. लेकिन अभी किस बेसिस पे डिवाइड हो जाता है कास्ट सिस्टम, बेस्ड ऑन दी बर्थ ऑफ दी पर्सन, दैट डिटरमाइंस दी कास्ट ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट दैट वी हैव इज योर intra-group cultural differences. There are intra-group differences. For instance, each caste has subcaste with subcultures. Even in the case of religion, there are intra-group cultural differences. अच्छा, ये चीज़ हमको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है. इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप होता क्या है. इंटर ग्रुप का मतलब होता है दो कल्चर या दो अलग अलग रिलीजन के बीच में. इंटर रिलीजन हो गया तो दो अलग अलग रिलीजन के बीच में हो गया. इंट्रा क्या होता है, विद इन. इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम कल्चर, विद इन सेम कल्चर और रिलीजन, यानी उसी एक कल्चर के अंदर. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हिंदुइज्म का. हिंदुइज्म के अंदर ही जितने भी हिंदूज हैं उनके अलग अलग ग्रुप बने हैं, राइट. तो वो आपका इंट्रा ग्रुप हो गया. अगर हिंदू के कंपैरिजन में मुस्लिम की हम बात करें तो वो इंटर ग्रुप हो जाता है या इंटर रिलीजन हो जाता है, राइट. हम कई बार बोलते हैं ना इंटर कास्ट मैरिज है या इंटर रिलीजन है. तो इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में. इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम ग्रुप, विद इन द सेम ग्रुप. तो इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंस में क्या बोल रहा है, देयर आर डिफरेंसेस. ईच कास्ट हैज सब कास्ट विद सब कल्चर, यानी कि हर एक कास्ट जो है उसके अंदर भी अलग अलग क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है. एक कास्ट है, उस एक कास्ट के अंदर और अलग अलग डिवीजन किया गया है, उसको सब कास्ट बोला जाता है. और अलग अलग हर एक सब कास्ट का अपना अपना एक अलग सब कल्चर फॉलो होता है. इवन इन द केस ऑफ रिलीजन देयर आर इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि रिलीजन में भी इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस होता है. जैसे कि इस्लाम, मुस्लिम्स, अगेन वी हैव सुन्नीज, वी हैव शियास, वी हैव मैनी मोर अदर सेक्शंस एज वेल. तो ये क्या हो गया आपका, विद इन द सेम रिलीजन, विद इन द सेम ग्रुप क्या है, आपको अलग अलग करके क्या बताया गया है यहाँ पर, सब कल्चर सब कास्ट को बताया गया है. तो दैट इज हाउ यू हैव इंट्रा ग्रुप कल्चरल डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर. अब हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है. डेफिनेटली इट केम अंडर द वेस्टर्न कल्चर विद द अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन गोवा. अब गोवा का कल्चर हम सबको पता है किस तरीके का है. दो इट बिलोंग्स टू इंडिया बट समवेयर व्हेन वी गो टू गोवा वी गेट अ डिफरेंट फीलिंग दैट वी आर इन सम अदर कंट्री. व्हाई, बिकॉज विद द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन गोवा तो क्या हुआ, वहाँ का कल्चर जो है वो थोड़ा सा हमको हमारे कल्चर से डिफरेंट लगता है. लेटर द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जब ब्रिटिश आए, डच आए अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में 17th सेंचुरी में, तो क्या हो गया वहाँ पर इन लोगों के आने की वजह से भी वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस जो है हमारी कंट्री में आ गया. अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिया है. म्यूजिक एंड डांस जो है हमारा, हिप हॉप कल्चर, पॉप कल्चर, दैट इज़ नॉट इंडियन कल्चर. वी यूज टू हैव Bharatnatyam, Kathak, that was the culture, that Indian culture which belongs to Indian culture. But when we are talking about your Western culture, हमारे music and dance की हम बात करें, we talk about your clothing, about your lifestyles, education and so on. So basically Western culture का काफ़ी ज़्यादा influence हमारी lifestyle पर भी है, हमारे पहनावे के ऊपर भी है. So that is how the Western culture has a huge influence on the Indian culture. Lastly that we have इन दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस रेसेस. अब अलग अलग रेसेस हुआ करती थी. रेसेस का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ योर कास्ट इटसेल्फ. अलग अलग कास्ट हुआ करती थी जिनके अंदर क्या हुआ करता था, अलग अलग रेसेस थे जो कि क्या बताते थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या रहा है. तो बेसिकली हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट दीज आर दी फोर कास्ट. प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स हुआ करते थे, ड्रेविडियंस हुआ करते थे, इंडो आर्यंस हुआ करते थे, एंड देन वी हैव योर इस्लामिक कल्चर. तो ये 4 मेन रेसेस है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सोसाइटी में. तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, आर्ट ऑफ पॉटरी, कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स,
we have art of pottery, we have cultivation of fruits and vegetation, right? So basically they develop the village culture based on agriculture. जो हमारा village का culture आया agriculture का, they basically have came from proto-australoids. I hope that is clear. Moving ahead with the second phrase, Dravidians. Dravidian का contribution क्या रहा है? Basically इनका जो contribution रहा है हमारी society में, since they have built the Indus Valley, इनका contribution ज़्यादातर South Indian languages का रहा है. So they have contributed Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam. और जितने भी सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस हमारे बनकर आए हैं विच आर बीइंग परफॉर्म बाय हिंदूज, अगेन ये सारे कल्चर को किसने सबसे ज़्यादा एनहांस किया है? बेसिकली योर ड्रेविडियंस. तो ड्रेविडियंस ने सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है उसके ऊपर फोकस किया है. उसके साथ साथ आज जितने भी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो फॉलो होते हैं आपकी इंडियन सोसाइटी में बाय द हिंदुइज्म, बाय द हिंदूज, तो जो भी राइट्स परफॉर्म होते हैं वो सब कौन करता है? वो कहाँ से वो कल्चर ओरिजिन हुआ है? वो ओरिजिन हुआ है आपके ड्रेविडियंस की तरफ से. नेक्स्ट इंडो आर्यंस. इंडो आर्यंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? बेसिकली उनका वैदिक लिटरेचर जो रहा है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, देन वी हैव योर कल्चरल, योर रिलीजियस आइडियाज़. तो ये सारी चीज़ों को लाने वाले कौन थे? इन सबको लाने वाले थे आपके इंडो आर्यंस. लास्टली दैट वी हैव इज़ योर इस्लामिक कल्चर. इस्लामिक कल्चर हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी थ्रू आर्किटेक्चर. अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो, कपड़ों की बात करो, सलवार कमीज एंड दुपट्टे का जो कॉन्सेप्ट आया है, इंडियन ट्रेडिशन जो हुआ करता था मोस्टली साड़ी माना जाता था, साड़ीज दैट विमेन्स यूज्ड टू वेयर. बट लेटर ऑन व्हेन इस्लामिक कल्चर केम, क्या चीज़ों में चेंज आया? एक तो आर्किटेक्चर जो बिल्ड करते थे वो लोग, दैट वाज क्वाइट गुड. Then we have dress, salwar kameez and dupatta is a concept that which is worn by young girls and ladies belonging to any race or religion. Then we have food and cuisine also. तो इसके अंदर भी आपके इस्लामिक कल्चर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है. So that is how your Proto-Australoid, your Dravidians, your Indo-Aryans and Islamic culture, these are the different races which had given a huge contribution to the Indian society. That is the reason they are also being considered to be a part of the Indian society. I hope we are clear with this topic. Moving ahead with the next part, which is your demographic composition. When we are talking about demographic composition is nothing but it is a study of different aspects of your population. Like I said, when you are studying about gender, when you are studying about different religions which exist into the society, when we are studying about the literacy rate, the unemployment rate, जब हमको ये सारा डेटा चाहिए होता है, we have to study about the population, right? So when we are studying about the population, उसको हम कहते हैं demographic composition. Now India occupies 2.4% of the world's land area. तो अगर ये पूरा वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इस वर्ल्ड में से अगर हम ये 2.4% ले तो ये 2.4% जो लैंड एंटायर वर्ल्ड है, now this is an entire world, out of which अगर हम बात करें इसकी तो ये 2.4% का जो लैंड एरिया है that belongs to India. तो ये पूरे वर्ल्ड में से 2.4% बिलोंग करता है लैंड एरिया इंडिया को. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया. 7th लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि जितना भी ये वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, तो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पे आती है. कौन से पोजीशन पे आती है? 7th पोजीशन पे आती है. बट इट हैज़ 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 17.5% आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में कंपेयर करें तो कितना है? 17.5. अब ये जो 17.5% दिया है ये कैसे पता चला? 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से जब पॉपुलेशन की स्टडी की गई थी 2011 में, उस डेटा के हिसाब से पता चला कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन कितना है? 17.5%. 60% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन 6 स्टेट्स, यानी इंडिया का जो 60% पॉपुलेशन है वो अलग अलग 6 स्टेट्स में रहता है. कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन से हमारे? वी हैव यूपी, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव बिहार, वी हैव वेस्ट बंगाल, एमपी एंड तमिलनाडु. सो बेसिकली ये हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स है हमारे. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बाय 2025 इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सरपासिंग चाइना. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 2025 में इंडिया जो है वो चाइना को पीछे कर देगा. किस चीज़ में पीछे कर देगा? पॉपुलेशन में पीछे कर देगा. एज ऑफ जून 26, 2022 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 1406 मिलियन
और वी कैन से 140.6 करोड़। तो ये कब हुआ? जून 26, 2022, यानी कि ये रिसेंट ही स्टडी की गई है, पिछले महीने ही ये स्टडी की गई है। दैट मीन्स वी हैव एन अपडेटेड बुक अवेलेबल, अपडेटेड डेटा अवेलेबल विद अस। तो जून 26, 2020, दैट मीन्स दिस ईयर, लास्ट मंथ, जून के मंथ में जब स्टडी की गई थी तब क्या बताया गया था कि इंडिया का पॉपुलेशन प्रेजेंटली कितना है? 1406 मिलियन बोल सकते हैं आप, या तो फिर 140.6 करोड़। दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विच एग्जिस्ट इन टू द इंडियन सोसाइटी. Okay, now there is a chart which is already been given in your textbook also. If it is clear for you by any chance, you can see उत्तर प्रदेश, that mean यूपी में कितना ज़्यादा population है, density कितनी है population की, और sex ratio वहाँ पर कितना है. So that is how the data is given for your entire state. So you can just go through your textbook, you will come to know what exactly do we mean by that. The next topic that we have is religion wise composition of population. अब religion wise अगर आप देखें तो population को यहाँ पर किस तरीके से divide करके बताया जा रहा है. So we have religion wise composition of population. 4 prominent religions emerged from India, यानी कि 4 important religion जो इंडिया से आए, जिसकी अभी अभी हमने स्टडी की थी. That is your Hinduism, Buddhism, Jainism and your Sikhism. So these are the 4 important religions which have been originated from India. Other religions such as we have Christianity, Islam, Zoroastrianism. Zoroastrianism is basically Parsis. Judaism का मतलब होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके Jews population की, आर फॉलोड बाय सर्टन सेक्शंस इन इंडिया. अब क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लाम हो गया, ये सारे अलग अलग रिलीजन हैं जो बाद में इंडिया में आए हैं. बट इंडिया के जो ओरिजिनेटेड है, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के एस्टैब्लिश रिलीजन जो है वो कौन से हैं? इट इज़ अबाउट योर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड योर जैनिज्म. Majority of India's population follow Hinduism followed by Islam and other religions. So that means it is saying that majority जो population, जैसे हमने अभी उसके features में पढ़ाई की थी तब हमको समझा था कि Hinduism जो है 79 point something percentage है, सबसे ज़्यादा Hinduism है, then we have Islam, then we have Christianity, then we have Sikhism, lastly we have Buddhism. So that is how entire population is being divided. रिलीजन्स इन इंडिया, उनका परसेंटेज दिया है यहाँ पर, और कितने पर्सन्स यानी कि इन करोर्स उन लोगों पॉपुलेशन के बारे में बताया कि हर एक रिलीजन के कितने पॉपुलेटेड लोग हैं. हिंदुइज्म में 79.8% है, सबसे पहले नंबर पे है. सेकंड वी हैव इज योर इस्लाम 14.2, वी हैव क्रिश्चियनिटी, वी हैव सिखिज्म, वी हैव बुद्धिज्म, वी हैव जैनिज्म एंड लास्टली वी हैव अदर रिलीजन विच आर अ पार्ट ऑफ योर, जैसे कि जोरास्ट्रियन हो गया, जुडाइज़म हो गया. तो ये सारे रिलीजन जो है वो आपके अदर्स में आ जाएंगे. मेजर रिलीजन्स दिया है, उनका परसेंटेज दिया है, और यहाँ पर उनके बारे में दिया है. सी, अब इस चैप्टर में एफसी में फाउंडेशन कोर्स में बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है. आपको इतना स्टैटिस्टिकल डेटा याद नहीं रहेगा. अगर रिलीजन वाइज कॉम्पोजिशन आप लिख रहे हो तो आपको क्या याद रखना है? अगर ये डेटा आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस डेटा, नो प्रॉब्लम. यू हैव टू रिमेंबर विच आर द डिफरेंट रिलीजन्स एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज अमाउंट. अगर आपने स्टार्टिंग के 1 2 3 4 भी लिख दिए या 5, अगर इतने भी आपने लिख दिए तो you will be scoring your marks. And whenever you are writing from the point of view of exam, I am telling you all, if you all are writing this in your exams, you need to make sure you have a correct data. If you are not sure about the data, please do not write the data. आप लिख सकते हो कि कौन से religions का sequence आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर आपको ये percentage याद नहीं है तो प्लीज़ अपने मन से कोई भी percentage लिख कर नहीं आना, otherwise your marks will be deducted. So you need to make sure that you are not writing anything, instead you are writing the exact data which has been given to you. Okay students, so here we are going to stop because the next topic is quite interesting enough. That is a portion of your comparative study. We have a study of different religions, like we have Hinduism, Islam, Christianity, Jainism, Buddhism, Sikhism. So काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा हर एक रिलीजन के बारे में पढ़ना. इस पार्ट में वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा काफ़ी लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है. So definitely we are going to continue in our next lecture. So till then, stay tuned to our lectures, and in case if you like my lecture, do like, share and comment. Thank you very much.